हमारी संस्कृति हमको वासुदेवम कुटुंबकम सिखा रही है। हम हमारे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि जियो और जीने दो। इन्हें तो औरंगजेब को अपना मानते हैं या अफजल खान को अपना मानते हैं, ये मोहम्मद गजनबी को अपना मानते हैं। पहले तो वो बहुत शुरू में स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी, तो वो दीवारों पे लिखते थे वी वांट वन मोर गजनबी। युद्ध के दौरान रशिया में अंदरूनी ताकतों ने कितना बड़ा कांड कर दिया रशिया में। आज तक इन 50-60 सालों में मुंबई गोवा के जैसा खूबसूरत हुआ करता था। इसके पुराने फोटो आप देखो तो इतना ऐसा लगता था स्वर्ग थी मुंबई, और आज अगर आप ऊपर प्लेन से देखो तो स्लम कैपिटल बन गया है। योगेश वर्मा जी का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। सर, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अनुभव करके, तो उसमें आप हमारे पहले गेस्ट हैं जिनका हम अनुभव लेंगे और ये जानेंगे कि मुंबई में अभी चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं, जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है, और वो भी मैं कह रहा हूँ कि 2 पाली में काम करती है। सुबह से बीजेपी का जो नॉर्मल पदाधिकारी है, आप देखेंगे तो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहता है। जो पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है तो वर्किंग मोड में रहती है। और बीजेपी की राजनीति ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राजनीति है, यानी हम कुछ काम करते हैं और वो लेके जनता के बीच जाते हैं, न कि वादे जनता के बीच लेके जाते हैं। चुनाव में हम एक घोषणा पत्र करते हैं, वादा पत्र नहीं करते, बट एक घोषणा पत्र रहता है। पूरे 5 साल उन सारी घोषणा पत्रों के ऊपर काम होता है, और हर वर्ष आप देखेंगे तो एक एक करके 5 साल में सारे कार्यों को पूरा किया जाता है। और फिर जब चुनाव आता है तो जनता के बीच वो किए हुए कामों को बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी देखेंगे तो हर वक्त सोशल मीडिया पे लाइव रहते हैं, पूरा प्रशासन सोशल मीडिया पे लाइव रहता है, सारे मंत्री सोशल मीडिया पे लाइव रहते हैं, और हर दिन वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, वो ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा यूएसपी है। ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना, और लोगों को काम दिखता है, काम अनुभव होता है, और उनको टच करने वाला काम होता है। पहले मोदी जी की सरकार आने से पहले लोगों के मन में एक भाव होता था, अरे यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हो सकता, ये जो चल रहा है वही चलता रहेगा, इधर कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतनी निराशाजनक एक माहौल था। आज लोग आपस में बात करते हैं, अरे सड़कों के अंदर कितने गड्ढे हैं, काश सीमेंटेड रोड होता। और अचानक अगले साल देखता है तो जब सीमेंटेड रोड का प्रोसेस ये बहुत बड़ा दुखदाई होता है, सारा रोड खोद देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, लोगों को थोड़ी गुस्सा भी आती है। लेकिन जब वो एक दिन वो देखते हैं कि सारी बैरिकेडिंग हट गए और फिर सीमेंट कंक्रीट का रोड हो गया, अब जो सालों साल तक नहीं खुदेगा ऐसा रास्ता जब वो उनके आंखों के सामने होता है तो उनको बदलाव टच करता। यही अगर मैं बहुत दूर न जाते हुए, मैं तो मेरे मलाड का ही जो मेरे आंखों के सामने है, इस मलाड का पूरा एसवी रोड बहुत ही संकरा होता था जी। और दोनों तरफ आगे से आगे दुकानें, गाड़ियों की पार्किंग, ये वो सब ऐसा होता था कि शाम को और सुबह, यानी सुबह काम पे जाते वक्त और रात को काम से आते वक्त इधर 1-1 घंटा मलाड स्टेशन को जाने को लगता था 2 सालों में। और इतना हमारे जो पूर्व एमपी है गोपाल शेट्टी, वो फिर पीयूष जी, इन्होंने इस रोड को 60 फीट करने का काम किया, और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। प्रशासन ने लग करके 60 फीट रोड, यानी मेन एसपी रोड, कोई सोच नहीं सकता था कि सैकड़ों दुकानों को कट करते हुए और रोड ओपन होगा, नाली ओपन होगी, जो यूटिलिटी है सड़क के नीचे की वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो लोग जो पहले सोचते थे कि काश ऐसा हो सकता है क्या, फिर उनके मन में पुरानी सरकारों के बारे में भाव आता था कि नहीं हो सकता।
क्योंकि उनकी वो वर्किंग सिस्टम ही नहीं था। मोदी जी 2014 में इस देश में सबसे पहले तो सिस्टम लेके आए और निराशाजनक जो वातावरण था उस वातावरण को तोड़ने का काम किया। अधिकारियों के अंदर जोश भरा, मतदाताओं को उन्होंने अकाउंटेबिलिटी दी कि मैं आया हूं ना, आपने मुझे इस काम के लिए चुना है, आपने मुझे विकास के लिए चुना है, तो मैं आपको विकास देना ये मेरा कर्तव्य, परम कर्तव्य है। एकमात्र ऐसे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सब पहली बार जब संसद में गए तो संसद को उन्होंने ऐसा सिर माथे से लगाया और फिर वो अंदर प्रवेश किया कि पवित्रतम क्षेत्र है, और वहां जाने के बाद में सिर्फ वर्किंग की उन्होंने। और आप देखेंगे कि इतने सारे एक व्यक्ति इतना हजारों चीजें एक साथ चला रहा है। हर भाषण में उनके आगे के कामों की सोच होती है। हर भाषण में आप देखेंगे बहुत ध्यान से, पुराने जमाने में हम लोग भाषण सुनते थे, इस जाति को हम ये देंगे, उस जाति को वो देंगे, उस जाति को वो देंगे, इसके अलावा कोई भाषण नहीं होता था जी। जो पुराने लोग हैं उनको ध्यान में आता होगा कि सड़क तो कहीं होती ही नहीं थी और लोगों को अपेक्षा भी नहीं होती थी कि हमको कभी सड़क मिलेगी। वो धुआं निकलती हुई काली कलर की ट्रेन चलती थी, कभी प्लेटफॉर्म पे आ गई तो बहुत बड़ी बात है, और चली गई तो फिर वापस कब आएगी ये पता नहीं होता था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऐसा था कि दिन में 2-4 घंटे आ गई तो आ गई, वरना जो चली गई तो फिर लौट के नहीं आएंगे। और देश में अजीबोगरीब माहौल था। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद जो 50 साल का बैकलॉग था, जो हमारा देश का यूथ बहुत बड़े पैमाने पर पलायन कर रहा था, हर बच्चा ये सोचता था कि मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, विदेश चला जाऊँ, उधर में सेटल हो जाऊँ और माँ बाप को यहीं छोड़ दूँ, वो जो प्रवृत्ति थी कहीं ना कहीं जाके रुकी है अब। सर, आपने जैसे कहा कि जो आज के एजुकेशन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो एजुकेशन यहाँ से लेके बाहर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि यहाँ पे कनेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ट्रेन लेना है तो उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी, अगर आपको बस लेना है तो उसकी अलग टिकट लेनी पड़ेगी, और भी बहुत प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए कोई नया सोल्यूशन है? देखिए, मोदी जी ने हर विषय को लेकर के बहुत डीप स्टडी ग्रुप बनाए जी। और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप देखेंगे तो पहले मुंबई में की लोकल ट्रेन की क्या अवस्था थी, कभी लेट चलती थी। आपको वो याद होगा, जो पुराने लोग जो जाते थे, अब 4 नंबर के प्लेटफॉर्म की गाड़ी 2 नंबर पे आएगी, सीधा लोग प्लेटफॉर्म से छलांग मारते थे, पटरी से छलांग फिर से मारते थे। अब ये परिस्थिति है कि एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी है, 12 डिब्बों की गाड़ी आ रही है। एयर कंडीशन लोकल शुरू हुई। पहले जो बहुत बहुत बड़ा वर्ग जो गाड़ी से जाता था, जिसको एयर कंडीशन से चलने की आदत है, अब वो अपनी गाड़ी लेके स्टेशन तक जाते हैं और स्टेशन से एयर कंडीशन ट्रेन में बैठते हैं, फिर वो जहाँ ट्रेन उतरती है वहाँ से फिर कूल कैब लेकर के जिस किसी भी ऑफिस पे जाना है वहाँ वो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग को राहत देने का काम लोकल ट्रेन्स के अंदर किया है। फिर मेट्रो का काम इतने तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है, शायद रिकॉर्ड तोड़ इतना बड़ा मेट्रो का जाल यहाँ पर बिछ रहा है। अभी जो 2 मेट्रो शुरू हुई है, बहुत छोटा उसका डिस्टेंस है, लेकिन उतने से डिस्टेंस की वजह से ये जो एसवी जो हाईवे का ट्रैफिक था वो कम से कम 25% कम हुआ है। तो लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। सरकार और खासकर देवेंद्र फडणवीस, जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में योजनाएं और महाराष्ट्र में सरकारी योजनाएं इतनी फास्ट काम कर रही हैं कि लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है और हर सेक्टर में काम हो रहा है। किसानों के लिए अलग योजनाएं हैं, यूथ के लिए अलग योजनाएं हैं, गाँव के लिए अलग योजनाएं हैं, शहरों के लिए अलग योजनाएं हैं, बट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम। अभी मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हुआ, अभी लास्ट फेज का उद्घाटन हुआ, लेकिन इससे पहले जब मैं समृद्धि महामार्ग से नागपुर गया तो मैं एग्जैक्ट 8:30-9 घंटे में पहुंच गया, 4 बार रुकने के बाद।
और यही पहले हम लोग नागपुर, एक बार मैं गया था गाड़ी से, तो मैं 16 घंटे में पहुंचा था। 16 घंटे का सफ़र कटु 8 घंटे में हो गया, सीधा 8 घंटे की बचत, फ्यूल की बचत, समय की बचत, सेफ्टी। तो आज इससे क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। जब उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगारी ऑटोमेटिकली खत्म होगी, बेरोजगारी, और जो स्टूडेंट्स का पलायन विदेशों में हो रहा है वो रुकेंगे इस देश में। वरना ऐसी परिस्थिति है कि आज मैक्सिमम घरों के अंदर माँ बाप अकेले हैं, बेटा बेटी बहू तीनों विदेश में, और माँ बाप को लग रहा है कि बस बच्चों को तो हमने पैदा किया और पढ़ाने के बाद में हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट भारत को कमोडिटी करनी चाहिए, तो हम भारत का एचआर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें बन जाएगी, जब यहाँ पर उनको साफ़ सुथरी मुंबई मिलेगी, जब अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, जब हाई सिक्योरिटी मिलेगी, जब उनको यहीं पर ही उतना अच्छा पैसा मिलेगा, जब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ उनको यहीं मिलेगी, तो बच्चे रुकेंगे। और उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। जो नौनिहाल जो भारत के लिए काम करने चाहिए, वो जाके यूएस के लिए काम कर रहे हैं, वो जाके यूरोप के लिए काम कर रहे हैं, उनकी समृद्धि बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय बच्चे बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो कैरेक्टर के साथ काम करते हैं, वो कैरेक्टरलेस नहीं होते, वो अपने काम से काम रखते हैं। वहाँ के जो मैन पावर है उससे डबल मेहनत करते हैं, कंपनी के साथ दिल से जुड़ते हैं, उनका रिश्ता कंपनी के साथ दिल से जुड़ता है। तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस भारतीय मूल के बच्चों को वहाँ पर काम पे रखना होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ देनी होती है। तो जो यूथ यहाँ से पलायन कर रहा है, जो ब्रेन यहाँ से पलायन कर रहा है, जिनका पढ़ लिखने के बाद में भारत को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा फिर भारत को अगर लाना है तो अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर भारत को भी खड़ा करना पड़ेगा। अब बच्चों को हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते, वो अपना प्रोग्रेस के लिए कहीं रुकेंगे नहीं, वो तो बहती हुई धारा के समान है। तो हमको ही बांध बनाना पड़ेगा। ये बांध बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। जी, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। जिनको रोका जा रहा है वो रुक नहीं रहे, और जिनको नहीं बुलाया जा रहा है वो आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी। ये टॉपिक के बारे में बहुत सारी जो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग नहीं बात करना चाहते हैं। आपको क्या कहना है? नहीं, इस टॉपिक, ये तो बहुत ज्वलंत टॉपिक है और भारत की सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मुंबई में भी बहुत भर रहे हैं, हर इलाके में, हर गली में आपको मिलेंगे। कैसा है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मॉस्किटो ब्रीडिंग एक तरह से देखा जाए तो ज़मीन है जी। जैसे वो गंदे पानी के ऊपर मच्छर ढेर सारे बच्चे देते हैं, ऐसे ही ये पाकिस्तान में और बांग्लादेश में इनको कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय बच्चा पैदा करने के, और बच्चा पैदा करना है और भारत में छोड़ देना है। और ये अलग अलग रूट से भारत के अंदर आ जाते हैं। भारत के अंदर आने के बाद में बस्तियों में धीरे से अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे अपने पंख फैलाते हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस बस्ती को आइडेंटिफाई करना है ना, तो वहाँ पर आपको बेजा गंदगी मिलेगी। वो इतनी बस्तियों के अंदर गंदगी फैलाएंगे, एक आदमी के जाने के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। पूरा सारे दोनों तरफ से रास्ते कैप्चर करते 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 एक छोटा घर होता है, एक मेरा ऐसा मानना है 10 बाय 10 का घर होता है, उसमें 25 रहते हैं। तो 12 दिन में रहते हैं और 12 रात में रहते हैं। तो आप देखेंगे इन बस्तियों के अंदर जितने लोग दिन में बाहर खड़े रहते हैं ना, उतने ही रात में खड़े रहते हैं। ये जो पूरी रात भर मोटरसाइकिल लेकर के घूमते रहते हैं, ट्रिपल सीट, बगैर लाइसेंस के, पता नहीं कहाँ से चोरी की मोटरसाइकिल। उसका कारण ऐसा है कि घर पे रह नहीं सकते, घर में जगह ही नहीं है। इनको तो पैदा करना है और रास्ते पर छोड़ देना है, फिर वो जाने, उनका काम जाने। तो ये जो लोग हैं ना, उनको ना इनकी शिक्षा पे ध्यान देना है। भारत में रह रहे हैं लेकिन सपने अरब के देख रहे हैं। कोई त्योहार होगा तो पूरा अरबी चोखा डाल के ऐसे घूमते हैं कि जैसे अभी ऊंट आने वाला है और ये ऊंट पे बैठ करके बड़े शानो शौकत से निकलेंगे। तो ऐसे यानी भारत में रहना और पाकिस्तान में अब बारिश आई, बांग्लादेश में बारिश आई तो छाता खोलना, ऐसे लोग
भारत के बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो उस देश में आभूषण का काम करते हैं, वो दूध में शक्कर की तरह मिलते हैं, वो अपने संस्कारों की कीर्ति फैलाते हैं, उसका यश फैलाते हैं। बट ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, ये जहां भी जाते हैं तो अपने साथ साथ गंदगी सबसे पहले लेके आते हैं। योगेश सर, हल क्या है इसका? इसका हल तो पेस्ट कंट्रोल है। जिस प्रकार से दीमक बढ़ती है और दीमकों को कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार से प्रशासन को, सरकार को इस दीमक को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सही से अगर बता सकते हैं? दीमक को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन जिस प्रकार से वो लकड़ी को धीरे धीरे खा जाती है और उसको अपने ही तरह के जो एक सुंदर फर्नीचर होता है उसको ये रेगिस्तान में तब्दील कर देते हैं। इनका भी यही सपना है, हरी भरी प्रदेश को, हरी भरी धरती को रेगिस्तान में तब्दील कर दो। तो जिस प्रकार से दीमक वो इसका पाउडर बना बना के बिल्कुल रेत का टीला खड़ा कर देता है, उसी प्रकार से इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको ये रेत का टीला और ऊंट। तो ये तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने देखा जिस तरह से युद्ध के दौरान रशिया में अंदरूनी ताकतों ने कितना बड़ा कांड कर दिया रशिया में। उसी प्रकार से मैं तो डरता हूं कि वैसे तो सरकार बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। कल भी कई बांग्लादेशियों को पकड़ा है। जी, मैंने देखा। तो वैसे ही सरकार तो बहुत बहुत एक्टिव है, लेकिन लोकल प्रशासन, खासकर बीएमसी और लोकल पुलिस, आज तक इन 50-60 सालों में मुंबई गोवा के जैसा खूबसूरत हुआ करता था। इसके पुराने फोटो आप देखो तो इतना ऐसा लगता था स्वर्ग थी मुंबई। और आज अगर आप ऊपर प्लेन से देखो तो स्लम कैपिटल बन गया है। और स्लम कैपिटल के अंदर अगर यहाँ के लोकल लोग भी रहें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान का अलग अलग प्रांत दिखाई देता है। वो ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये जो अदर अदर जगह से जो लोग आकर के यहाँ पर अच्छी तरह बिजनेस करें, साफ सफाई रखें, कानून कायदे का पालन करें, अपने आप को यहाँ की संस्कृति से मिलाएं, तो भी आदमी बर्दाश्त कर सकता है कि हाँ चलो ये भारत की संस्कृति को अपना मानते हैं। लेकिन ये तो औरंगजेब को अपना मानते हैं या अफजल खान को अपना मानते हैं, ये मोहम्मद गजनबी को अपना मानते हैं। पहले तो वो बहुत शुरू में स्टूडेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी सिमी, तो वो दीवारों पे लिखते थे वी वांट वन मोर गजनबी, वो दीवार पे लिखते थे। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक क्लैश तो इसकी वजह से होगा, क्योंकि एक और हमारी संस्कृति हमको वासुदेवम कुटुंबकम सिखा रही है। हम हमारे बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि जियो और जीने दो, आप भी जियो और लोगों को जीने दो। एक और ऐसे लोग धीरे धीरे ज़मीन के नीचे से निकल के आ रहे हैं जिनको ये उपदेश दिया जा रहा है कि सिर्फ आप ही जिंदा रहोगे, आप ही जन्नत में जाओगे और दूसरा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। वो अगर जिंदा है तो उसको मार के फिर आपको दुनिया भर की हूर मिलेंगी। तो ये तो आगे चल करके अगर इस दिमक को नहीं रोका गया तो सांस्कृतिक टकराव होगा। और भारत का जो यूथ है, जो आने वाले हाईली एजुकेटेड बच्चे जो देश के प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपने परिवार के संस्कार को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग के ऊपर का जीना मुश्किल कर देंगे। योगेश सर, एक बात ऐड करनी है इसमें मुझे। जैसे नवरात्रि आती है, होली आती है, इस सब में जो लोकल पुलिस भी है वो हिंदुओं के ऊपर ज़्यादातर करती है कि ये मत करो, रात को मत करो। और जब बड़े बड़े भोपू बजते हैं या फिर अगर रास्तों में ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, अपना चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें क्यों नहीं रोका जाता है? तो इसमें कुछ आपको कहना है कि हिंदुओं के ऊपर ही क्यों हो रहा है? देखो क्या है, ये जो प्रशासन है ना, इसके ऊपर 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और अंग्रेज गए और कांग्रेस को छोड़ के गए। उनके ही जो एजेंडा था वो पूरा करने का काम, दो पाकिस्तान तो दो तरफ बना दिए भारत, और भारत के अंदर से नए पाकिस्तान बनाने की कोशिश। मुझे तो एक
पुराना कांग्रेसी नेता ने बताया, वो भी बड़े नेता ने बनाया, वो एक बहुत बड़ा लीडर था कांग्रेस का। उसने बताया कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते थे कि लोकसभा का एक क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा पूरी, और ये इस्लामिक होनी चाहिए। तो कलेक्टर लैंड कहां पर है, उसको वो कलेक्टर ही आइडेंटिफाई करता था। कहां कहां से लोगों को ला करके उस जमीन के ऊपर कब्जा करवाया जाता था, अनऑथराइज काम करवाया जाता था, और उनका टारगेट होता था कि 15 साल के भीतर एक पूरी विधानसभा बन जाए। उतना एक पूरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान भारत के अंदर बनाना है, वो भी हर लोकसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। फिर जब जहां पर भी, जिस लोकसभा में भी इस टाइप का सेंटर तैयार हो जाए, तो फिर उसकी ताकत से आजू बाजू के वार्ड लेवल के ऊपर, फिर विधानसभा लेवल के ऊपर ये अपनी ताकत को बढ़ा, जिसके लिए प्लान्ड तरीके से बांग्लादेशियों को इंपोर्ट किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 10,000 रोहिंग्या घुस गए। अब कैसे वो बांग्लादेश के बॉर्डर के एक देश का एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गए, कौन लोग हैं जो उधर तक लेके जाते हैं उनको। तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कांग्रेस, इनके साथ मिलके कांग्रेस, और ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड, मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड से पहले तो बच्चे ढेर सारे पैदा करना और भारत के अंदर इंपोर्ट करके अपने वोट बैंक को तैयार करना, भारत के मूल नागरिकों के अधिकारों का दमन करना और सांस्कृतिक टकराव पैदा करना, यह कांग्रेस का मूलतः इस देश के अंदर उद्योग रहा है। उन्होंने आने के बाद में ऊपर बहुत टॉप लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार और एकदम निचले लेवल के ऊपर दंगे और जीरो प्रोग्रेस। एक अभी स्लोगन निकला था, हम दो हमारे 100, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, वो स्लोगन कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से मान रहे हैं, और वो 4 बच्चे होते हैं, हो भी रहा है सर। हाँ, हो भी रहे हैं। ये बात आप और मैं बात नहीं करेंगे तो लोग अपनी आंखों से तो देख ही रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन तो आपको सोल्यूशन क्या लगता है? इसका सोल्यूशन तो जो भारत प्रेमी, जो भारत को प्रेम करते हैं, ऐसे लोग को इसमें से तैयार करना पड़ेगा। उनको हमको समझाना पड़ेगा कि भारत को अरब मत बनाओ, भारत ये अरबी कभी नहीं बनेगा। और भारत के लोग ये छत्रपति शिवाजी को मानने, महाराज को मानने वाले हैं, भारत के लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं, भारत के लोग महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं। हमारे सारी देवी देवता जितने भी हैं सब सशस्त्र देवी देवता हैं, पूरी तरह शस्त्रों से पूर्ण देवी देवता हैं। तो इस प्रकार का आपस के अंदर उलझ के भारत के विकास को मत रोको, अपने भी बच्चों का जीवन अच्छा करो, हमारे भी बच्चों का जीवन अच्छा करने दो। तो ये बात उनके नेताओं को हमको समझानी पड़ेगी, और प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि सब सिस्टम में चले। अगर 10 बजे नवरात्रि का लाउडस्पीकर बंद हो रहा है 10 बजे, तो आपको उधर भी 5 बार लाउडस्पीकर को बंद करना पड़ेगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, मुंबई हाईकोर्ट ने बोला है जी। और जानबूझ के कोर्ट का, वैसे किसी को पूछोगे संविधान संविधान, जब कोर्ट फैसला दे देगा तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे दोगले जो नेता हैं उनको हमारे जो छोटे भाई और शांतिपूर्ण जो क्या बोलते हैं, शांति दूतों का जो धर्म है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ऐसे नेताओं को उनको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा कि क्यों हमारे बच्चों के जीवन खराब कर रहा है, क्यों भारत की शांति को भंग कर रहा है, क्यों भारत के अंदर। अभी मैं देख रहा था, यानी ये अच्छा टॉपिक आपने निकाला कि गाजा के झंडे को लेकर के तो हजारों निकल रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के झंडे को रास्ते पर चिटकाया तो उस पर पैर रखने को तैयार नहीं। किसी ने जो मोर्चे निकले, 5-5 लोगों ने झंडा लेके, बेचारे लोग ने मोर्चा निकाला पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इस प्रकार से प्री प्लान्ड जंग की तैयारी, मकसद याद है ना, एक दूसरे को मिलेंगे, मकसद याद है ना। तो इस प्रकार का मकसद के ऊपर चलोगे तो आपके तो हर मकसद हमको पता ही है।
तो मेरा तो यही कहना है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को अगर 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। मैं उधर जाऊंगा, ये इधर जाएगा। घर में जब मेरे पहचान का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था, माँ बाप के मरने के बाद में चारों लड़के आपस में अलग हो गए, फिर वो आपस में कोर्ट कचहरी करने लगे, फिर इतना लड़े इतना लड़े इतना लड़े, कभी उनके बच्चे सिर्फ कोर्ट कचहरी में जाते हैं और भीख मांग रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पे जाके नौकरियां कर रहे हैं। तो आपस में लड़ेंगे तो उसका नुकसान सबको होगा। लड़ाई करने का एक आपको बैठ के बैठा बैठा लड़ाई करना सिखा रहा है। एक बार मैं गया कहीं एक अच्छी जगह पे, तो मेरे कान में और ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग मिल करके पत्थर मार रहे हैं किसी बोर्ड को। तो मैंने मेरे आदमी को बोला कि भगा, कौन पत्थर मार रहा है? बोले नहीं, वो कोई मौलाना साहब आए हुए हैं 15-20 बच्चों को लेके और वो बोर्ड के ऊपर पत्थर मरवाते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग देना पत्थर मारने की, वो करने से अच्छा छोटे बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाओ। अरे अरब का भी इतिहास पढ़ाओ। और जो आपके जो भी धार्मिक रीति रिवाज है अच्छी तरह से करो, खुश होके करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इस देश में रहने वाले अलग लोगों के खून से आप जन्नत जाओगे, तो वो भी तो लड़ाकों का खून है, कोई चुप थोड़ी बैठेगा। तो दोनों का नुकसान होगा। ये एक इतना सुजलाम सुफलाम देश है कि यहां पर कोई बीज खा के फेंक देते ना तो पेड़ उग जाता है। इतनी सुंदर धरती को आप रेगिस्तान करने पे तुले हुए हो। तो ये जो सोच है ना, ये थॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, और जो जहां से थॉट प्रोसेस उनके दिमागों में डाला जाता है, इस देश के अच्छे बच्चे, किसी भी धर्म के हो, किसके भी बच्चे अच्छे ही होते हैं, सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं। ऐसे बच्चों को बिगाड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनको तो ठिकाने पे लगाने का ही काम करना चाहिए। तब जाकर के ये रास्ता ठीक होगा। लोकल पुलिस को सारे अगर मलाड का ट्रैफिक के अंदर अगर टोइंग वैन घूमता है तो उसको भिंडी बाजार में भी टोइंग वैन घुमाना चाहिए। ये इस तरह से अलग अलग दोहरा मापदंड सरकार अगर कांग्रेसी तरीके से इस्तेमाल करेगी तो ये गलत है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक होना चाहिए और हर नागरिक को मानना चाहिए और प्रशासन को बिना भेदभाव के मनवाना चाहिए। योगेश जी, मुझे यहाँ पे एक बात ऐड करनी है मराठाओं के बारे में। बस एक इंसान खड़ा था, उसके बाद आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ मराठों के लिए। तो क्या कहना है आपका उसके लिए? जो मराठी है, जो महाराष्ट्र में है, उनके लिए जल्दी से कोई खड़ा नहीं होता है। नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जिस क्या बोलते विचारधारा ने जी छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा किए, हम लोग उनको आराध्य देव मानते हैं। मैं तो कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को हाथ जोड़ के, भले ही वो एक व्यक्ति हों लेकिन हमारी नज़रों में वो भगवान है। तो और मराठाओं ने, पेशवाओं ने और काबुल तक राज किया था। आज जो डेरा बुगती है पाकिस्तान में और जो बलोच लोग हैं वो ओरिजिनली मराठे हैं, पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे रहे हैं। पानीपत के युद्ध के बाद में हजारों मराठाओं को ये लोग पकड़ के वहां लेकर गए और फिर पाकिस्तान के डेरा में छोड़ दिया, उन्होंने रेगिस्तान में छोड़ दिया कि मर जाए। बट रेगिस्तान में भी मरे नहीं, आज पूरे पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे शक्तिशाली लड़ने वाले जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आप महाराष्ट्र और मुंबई में देखें तो रात को 2 बजे अगर कोई लड़की आराम से रास्ते पर जाके वॉक करके 2:30 बजे अपने घर आ जाएगी, कोई माँ बाप ये नहीं पूछेगा फ़ोन करके तू कहाँ है बाबा, जल्दी आ जा। तो उसका कारण छत्रपति शिवाजी महाराज और ये मराठी संस्कृति है, जिसमें शक्ति है, जिसमें ताकत है। और ये तो एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड है जो बड़े बड़े विचारवान लोगों को पैदा करती है। तो इनका कौन ध्यान रखेगा? ये सबका ध्यान रखेंगे। ये बहुत शक्तिशाली संस्कृति है। और देश में मराठा साम्राज्य अटक से लेकर कटक तक था, नीचे बीजापुर से लेकर के तंजावुर से लेकर के ऊपर अफगानिस्तान तक था। इतना बड़ा महासाम्राज्य था
इसलिए महाराष्ट्र को महाराष्ट्र कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सबके दिलों के राजा हैं। जब वियतनाम में अमेरिका ने युद्ध लड़ा तो वियतनाम के लोगों ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दी, तो उनकी आंखों के सामने जो वियतनाम के एकदम गरीब लोग, एकदम गरीब आदिवासी, रोज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हुए अमेरिकनों पे टूट पड़ते थे और ये भाग गए सर पे पैर रख के। ये ताकत और ये ऊर्जा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे थी और आज तक है। तो ऐसी संस्कृति के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, अरे ये तो लोगों को समर्थ गुरु रामदास तो छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा करने वाले। यहाँ पर इतने सारे संत हुए हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, तो ये तो संतों की भूमि है, ये तो वीरों की भूमि है, ये तो छत्रपतियों की भूमि है। तो ये तो भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। तो योगेश जी, जो शिवसेना की उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उद्धव सेना तो है ही नहीं, अब सिर्फ उद्धव जी, आदित्य ठाकरे और उनका परिवार है जी। सेना तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। तो इनके जो 3 कमांडर थे वही अब अकेले बच गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऊ बा ठा है जी, जिसमें उनके कोर कमांडर संजय राउत बच गए। सेना जो थी, सेना मतलब हम लोगों ने काम किया शिवसेना के साथ। आपने कितने साल काम किया? मैं तो युवा मोर्चा में था, तो बीजेपी शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे, यहाँ प्रमोद जी, आडवाणी जी, अटल जी, जब इनकी सभा होती थी तो हम सब बाला साहेब को सुनने जाते थे। और बाला साहेब का जब भाषण होता था तो सारा जो श्रोता होता था, ऐसा जोश, ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग जिसको बोलते थे, उनकी वाणी थी और सब उनकी वाणी सुनते थे, क्योंकि वो व्यक्ति जो बोलता था वो करता था। जब मुंबई को जरूरत पड़ी तो बाला साहेब ठाकरे ने और भारत विरोधियों से 2-2 हाथ किए। तो ऐसा सुंदर, जब हम लोग काम करते थे, जो हमारे समय पे जो पुरानी जो बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व की शिवसेना और बीजेपी थी, कभी हमको ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई दूसरी पार्टी है ये। इतना हम सब मिलके काम करते थे। और बाला साहेब एक हमारे पीछे एक बड़ी ताकत है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लगता था। और वो ताकत थी हिंदुत्व की ताकत। जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर पूरे मुंबई भर में दाऊद इब्राहिम का गिरोह, जो मेमन का गिरोह इतना सक्रिय था, तो हिंदुओं को बचाने के लिए जिस व्यक्ति ने फ्रंट पर रह करके लीड ली, वो व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे के साथ हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमने उस युति में काम किया है। तो निकलने का कारण? लेकिन उद्धव जी ने आने के बाद एक बार ऐसा लगा कि ये बाला साहेब का शक्तिपुंज ही हो सकता है, लेकिन उसने जिस प्रकार से राजनीतिक कॉम्प्रोमाइजेस किए और पूरी बाला साहेब की विचारधारा को तिलांजलि देते हुए और कांग्रेस के साथ समाहित हो गए, अर्बन नक्सलों के साथ मिलकर हाथ मिला लिया, फिर लेफ्ट के साथ हाथ मिला लिया जो देश विरोधी है। जब इन तीनों के साथ मिल करके उन्होंने महाराष्ट्र को, और आपने देखा होगा तो अमानुल्लाह खान यहां आ रहा है, ये नक्सल महाराष्ट्र में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री काल में इतना बड़ा पालघर में साधु हत्याकांड हो गया। पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ के वनों में, जंगलों में जाकर के आदिवासियों का कन्वर्जन करने लगे, एकदम खुलेआम करने लग गए। और वहां पर ये आदिवासियों को, वनवासियों को ये बताया जाता था कि भगवा कपड़ा पहन करके अगर कोई साधु आएगा तो उनको मारो। इस प्रकार से साधुओं की हत्या जिस व्यक्ति के रहते हुए हुई, तो ये बाला साहेब की शिवसेना हो ही नहीं सकती थी। और जितना रोष महाराष्ट्र की जनता में था, शिव प्रेमी महाराष्ट्र की जनता में था, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली जनता में था, हिंदुत्व को मानने वाली जनता में था, और जितना बाहर के लोगों में असंतोष था उतना ही शिवसेना के अंदर असंतोष था। क्योंकि जो शिवसैनिक जुड़े थे वो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को देख करके जुड़े थे, और इन्होंने उसी हिंदुत्व को कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए दे दिया। राज्यसभा में प्रियंका चतुर्वेदी
और कौन कौन, कुमार केतकर, ऐसे सारे लोग को अपने साथ लेकर के वो शिवसेना हो ही नहीं सकती थी जो कट्टर बाला साहेब विरोधी लोग थे। तब शिवसेना में असंतोष भयंकर पनपा और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो ओरिजिनल शिवसैनिक थे वो इस पार्टी को छोड़ करके और शिवसेना के साथ हो लिए। आज जो ओरिजिनल शिवसेना है तो एकनाथ शिंदे जी की नेतृत्व की शिवसेना है, जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पर लेकर के, पाकिस्तान के मुद्दे पर लेकर के, भी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में संजय राउत, तो ये बाला साहेब की शिवसेना हो ही नहीं सकती थी। अगर वही बाला साहेब होते थे तो बाला साहेब शिवसैनिकों को आदेश देते थे कि जाओ सारे पाकिस्तान को सीधा कर दो। लेकिन ये तो भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले संजय राउत, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ जा रही है। रोज सुबह 9 बजे चैनल पे आना, गाली गलौज करना, अभद्र शब्दों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना, औकात न होते प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करना जी। तो ऐसे ऐसे ये तो शिवसेना अलग हो गई। ये अब सिर्फ उभाटा है, संजय राउत प्रेषित उभाटा है, कांग्रेस समर्पित ये उभाटा है। इसमें और कांग्रेस में कुछ भी फर्क नहीं है। ये एक तरह से बाला साहेब के विचारधारा के साथ गद्दारी करने वाली गैंग है ये, जिसका सूत्र संचालन दिल्ली से सोनिया गांधी के हाईकमांड से हो रहा है। इसका कुछ भी महाराष्ट्र की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा कि इस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और गोरेगांव के पत्राचाल के आम मराठी शिवसैनिकों को न्याय नहीं मिला। और वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आज बीडीडी चाल का पुनरुद्धार इतने सुंदर फ्लैट बना के दिए, जो 120 फुट की खोली थी, वहां से आज 300 400 फुट के मकानों में, अपने खुद के मकानों में, और वो भी बहुमंजिला इमारत, सुंदर इमारतों में आज वहां का मराठी मानुस जाने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है और एक उद्धव ठाकरे की कल्पना है, जो अपने मराठी मानुस को घरों से धक्के दे दे करके इनको गुंडों से खाली करवाया। और एक बीडीडी चाल का आपके सामने हजारों मिल वर्कर इनके घरों का फिर एक बार पुनर्निर्माण करके उनके हाथों में चाबियां देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कर रही है। तो महाराष्ट्र को, मराठी मानुस को, मुंबई की यूथ को, महाराष्ट्र के यूथ को, किसान को अगर कोई पार्टी न्याय दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी न्याय दे सकती है। तो मुझे तो योगेश जी, कारण क्या था आपका निकलने का शिवसेना से? मैंने बताया ना, जब शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं निकली जी। जो उद्धव ठाकरे जी की उस वक्त की सो कॉल्ड शिवसेना, उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, ये दिल्ली जाके सरेंडर हो गए। और ये यानी अगर काश अच्छा हो बाला साहेब, या तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये देखने के लिए नहीं है कि जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की जो सरकार थी वो उलेमा काउंसिल ने तय किया। साउथ मुंबई के अंजुमन इस्लाम में पूरे उलेमा इकट्ठा हुए, मौलाना लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने दिन भर की मीटिंग की कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को शिवसेना के साथ सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को बुलाया गया और आदित्य ठाकरे से इन्होंने सवाल जवाब किया, और आदित्य ठाकरे ने परमिशन ली है सरकार बनाने की, ये यूबीडी की सरकार। और मौलाना सरकार बनवाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवसैनिक सरकार बनाएंगे कि मौलाना सरकार बनाएंगे? क्या शरिया लॉ लाना था? तो ऐसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी रह के क्या करती? उसको तो अपने मतदाता, अपने समर्थक जो थे, उसको जवाब देना था। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, अगर बाला साहेब होते और कभी ऐसा कोई मुद्दा आता तो उलेमा काउंसिल के सामने शिवसैनिक जाने वाला था।
उलेमा काउंसिल तय करेगी। उलेमा काउंसिल ने इनको लिखित परमिशन दी। अरे शर्म नहीं आई? आप किस शहर के बच्चे हो और आप उलेमा काउंसिल से परमिशन लेकर आया? हमारा राजकुमार उलेमा काउंसिल का परमिशन लाया, बड़ी खुशी खुशी, देखो परमिशन मिल गई मुझे, अब शरिया लागू होगा महाराष्ट्र में। तो ऐसी सरकार को ठिकाने लगाने का काम ये शिवसैनिक ने किया, शिवसैनिकों ने किया, बाला साहेब के शिवसैनिकों ने किया। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने उस शरिया सरकार का अंत किया और उसी के स्टाइल में अंत किया। जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये जो इलेक्शन आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, आगे क्या करना है मुंबई में? मुंबई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विजन बहुत स्पष्ट है। मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में तैयार करना। विश्व में यूएस की जितनी बड़ी सिटीज़ है, या चीन की बड़ी सिटी है, या जापान की सिटी है, उसी अनुरूप इस मुंबई के को तैयार करना कि वर्ल्ड के लोग आकर के मुंबई को देखें, इसकी सड़कें, इसकी सुंदरता, इसके ट्रांसपोर्टेशन, इसके लोग, यहाँ के लोगों के रहन सहन के अंदर बदलाव लाने का काम ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विजन कर सकता है। आपने अभी देखा कि पहले मुंबई जाने, अगर मुझे नरीमन पॉइंट जाना हो तो मुझे 2.5 घंटा पहले निकलना पड़ता था। आज मैं घंटे भर पहले निकलता हूँ और 55 मिनट से 60 मिनट में मैं नरीमन पॉइंट पहुँच जाता हूँ। और कोस्टल रोड तो जब मैं पहली बार गाड़ी लेकर के गया, मैं हैरान हो गया कि इतना सुंदर कोस्टल रोड, यानी समुद्र, एक और सिटी, और उसमें से कोस्टल रोड से, और मैं बांद्रा से और नरीमन पॉइंट तक मैं 18 से 20 मिनट में पहुंच जाता हूं। तो आने वाले दिनों के अंदर जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, उसमें इस मुंबई को एक क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, लोगों के रहने लायक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लोगों का जीवन को अच्छा बनाने के लिए साफ सुथरी हवा। आपने देखा कि आज इतना सारा ट्रैफिक जो है शहर के बीचों बीच से गुजरता है। जब सारा ट्रैफिक शहर के बाहर से होकर के समुद्र के ऊपर से गुजरेगा तो शहर के अंदर की आबो हवा भी बहुत अच्छी होगी। जो आज पोल्यूशन होता है, जो आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको कंट्रोल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। आने वाले दिन में मुंबई का प्रोग्रेस चौगुना रफ्तार से होगा। आपने देखा कि अब देवेंद्र जी कोस्टल रोड को पालघर तक लेके जा रहे हैं और हर जगह पे कोस्टल रोड का रैंप बनने शुरू हो गए हैं। तो आज से 2 साल के बाद जब सारी मेट्रो शुरू हो जाएगी, जब कोस्टल रोड शुरू हो जाएगा, आपने देखा कि कोस्टल रोड तो बन ही रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ओपन स्पेसेस उस कोस्टल रोड के माध्यम से सरकार बनाने जा रही है, जिसमें मियावाकी फॉरेस्ट, जिसमें बटरफ्लाई गार्डन्स, जिसमें लोग आज मुंबई में जो लोग रहते हैं उनका मैक्सिमम टाइम जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। ये जब कोस्टल रोड चालू हो जाएगा तो पौने घंटे में वो कहीं भी एंड टू एंड जा करके वापस आ सकता है और अपने जीवन के हर दिन के 3 घंटा उसको फ्री मिलेंगे, जिसमें मैं ऐसे ही आशा करूंगा कि 1 घंटा वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने शरीर पे ध्यान देगा, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएगा, थोड़ा अपने लिए जिएगा। आज पहले तो मैंने भी बहुत साल इस तरह से गया हूँ। मैं यहाँ से पहले स्टेशन तक के लिए ऑटो रिक्शा से जाने का मतलब पौना घंटा, फिर गाड़ी 10-15 मिनट लेट, लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन के अंदर घुसना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, यानी बहुत पहलवानी चाहिए अंदर घुसने के लिए, और फिर अंदर घुसने के बाद बाहर उतरने के लिए, और फिर टाइम टू टाइम लोकल नहीं चलना, फिर वापस ट्रैफिक की कंजेशन में जाना, तंग गलियों में, फिर बरसातों में तो रोडों में होने वाले गड्ढे। तो इन सब को मतलब ये हो जाएगी सब कल की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सारे रोडों का सीमेंट कंक्रीटकरण, अच्छे नाले जब पूरे सीमेंट कंक्रीट हो जाएंगे तो एक अच्छे सिस्टम से उस रोड की सफाई होगी,
मशीनों से रोड की सफाई होगी, रोड धुलेंगे, नए किस्म से स्ट्रीट लाइट्स, फिर बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा गार्डन्स, ओपन स्पेस सरकार बनाएगी तो रोज सुबह लोग उठेंगे, 2 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, शाम को जल्दी घर वापस आ जाएंगे, तो फिर एक बार लोग हो सकता है कहीं वॉक करने को निकले, कहीं अपने परिवार के साथ, तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य को लाभ होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मेंटल स्थिति लोगों की अच्छी होती है, घरों में झगड़े कम होंगे, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में अच्छी चीज़ें और नए कल्पनाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में 100% मुंबई की जनता ये भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेशन में वोट देगी। वोट इसीलिए देगी कि वो किसी परिवार के बेटे की तरक्की के लिए वोट नहीं देगी, वो अपने बच्चों की तरक्की के लिए वोट देगी, वो अपने बेटे के भविष्य के लिए वोट देगी। यूबीटी के राजकुमार की तरक्की के लिए, उसके लैंड क्रूजर, उसकी मर्सिडीज के लिए वोट नहीं देंगे, वो आम मुंबई के बच्चे के लिए वोट देंगे कि हमारा बेटा जल्दी से जल्दी काम पे चला जाएगा, जल्दी से जल्दी स्कूल चला जाएगा, एक स्वच्छ सुंदर वातावरण के अंदर रहेगा, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके साथ होगी। तो जैसा मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार पुरानी यहाँ पर थी, तो कसाब के हमले के बाद इन्होंने घोषित किया था कि पूरे मुंबई में कैमरे लगाएंगे, और 5 साल बीत गए, एक कैमरा लगा नहीं पाए। और ये देवेंद्र जी ने आकर के 2 साल में ही पूरे मुंबई में कैमरे लगा दिए। आज सिर्फ कैमरेज की वजह से पुराने समय में जो पॉकेटमारी होती थी, जो रास्तों पर क्राइम होते थे, वो क्राइम बंद हो गए, और कैमरेज की वजह से और बहुत बड़े पैमाने पर रोड के ट्रैफिक को भी कंट्रोल। तो एक ही चीज के अंदर कितनी सारी चीजें हो गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में देवेंद्र जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जाएगा। सारी जनता हर बार जिस प्रकार से वोट करती है, आप देख लेना बम्पर वोटिंग होगी, और लोग त्योहार की तरह बाहर निकलेंगे और मुंबई के लिए वोट देंगे, मुंबई के डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। और कमल का फूल जो है ना, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, तो सब लक्ष्मी जी को वोट देंगे, और कमल के फूल को जिता के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिता करके और मुंबई के प्रोग्रेस में वो अपना मत देंगे। योगेश जी, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। ये लोगों के क्वेश्चन है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो टॉपिक निकला है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, ये ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? क्या हर क्लास, छोटे से बड़े क्लास को यह मिल रहा है कि नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल पहली बार देश में सबका साथ और सबका विकास का माहौल बना है, और प्रशासन जो है सबको साथ में लेके चल रहा है, प्रशासन सबके लिए काम कर रहा है। प्रशासन अमीर गरीब में एक ये न करते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा गरीब व्यक्ति को मिले, उस व्यक्ति को मिले जिसको उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। और गरीब व्यक्ति के साथ अगर शासन प्रशासन खड़ा रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा, उसका कॉन्फिडेंस जगेगा, तो और मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा, तो उसका जीवन का वो उद्धार करेगा। और जब एकदम निचले स्टेज का व्यक्ति ऊपर आता है तो ऑटोमेटिकली राष्ट्र का भला होता है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, आपको जब बताया था कि लोगों ने मुझे भेजा है, तो आपने कहा था कि क्लास तो कुछ है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, तो उसमें कैसी मेंटालिटी आप? नहीं, बिल्कुल जैसे हमारा चर्चा हुआ था, और जिसमें आपने कहा था कि जो लोअर क्लास है जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता की नज़र में सब एक है, न कोई लोअर क्लास है न कोई हायर क्लास है। ये तो मैंने बताया ना आपको, कांग्रेस के बाद अंग्रेज के बाद कांग्रेस ने ये व्यवस्था बनाई कि ये लोअर क्लास है, ये हायर क्लास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने देखा अभी महाकुंभ हुआ, करोड़ों 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 लोग वहां आए, और राजा भी और रंक भी, और एक साथ एक ही
किनारे पर डुबकी लगाई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत का जो मूल धर्म है वो किसी भी क्लासेस में विश्वास नहीं करता है, वो मासेस में विश्वास करता है। उसके लिए सब एक है। एक और इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति भी डुबकी लगा है, उससे थोड़ी दूर पे एक किसी दूर सुदूर गांव जंगलों के बीच रहने कर और वहां आकर के वो भी डुबकी लगा है। सब वहीं पर ही साधु नहीं, आम जन अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठा करके महाकुंभ में आकर के उन्होंने भी डुबकी लगाई। और वहां पर देश के सब बड़े उद्योगपति, मंत्री, संतरी, विदेशों से इतने सारे लोग आए, उन्होंने भी वही डुबकी लगाई जी। तो ये अपने आप में पूरे विश्व में लोग तो बात करते हैं, बहुत सारी विचारधारा विदेशी वो भारत में आकर के और वो भारत में आकर के हमको सिखाते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जबकि वही लोगों ने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से जो अफ्रीकन लोगों के साथ अत्याचार किया, जिस प्रकार से रेशियल अत्याचार, ये भारत के बाहर हुए, भारत के अंदर कुछ नहीं हुआ। हमारी संस्कृति कभी भी रेशियल डिफरेंसेस में विश्वास नहीं करती है, हमारी संस्कृति कर्म में विश्वास करती है। तो हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें न कोई क्लासेस है, कोई लोअर क्लास नहीं होता है, अपर क्लास नहीं होता है, कोई एलिट क्लास नहीं होता है। कांग्रेस और नक्सलों ने एक एलिट क्लास भी पैदा किया था, जो क्या बल्ब और वाइन, वो एलिट क्लास होता था। यानी हाथ में शराब का बॉटल लेकर के और बातें बनाना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये क्लास कांग्रेस की देन थी और कम्युनिस्टों की देन थी। वो वाला क्लास आपको बीजेपी में नहीं मिलेगा। कोई बीजेपी का नेता ऐसा हाथ में वो शराब का बॉटल पकड़े हुए और सूट बूट पहना हुआ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। सब 9 दिन में उपवास करते हुए मिलेंगे, सब भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर के नतमस्तक होते हुए दिखेंगे, सब हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के और स्फूर्ति से राष्ट्रगान करते हुए दिखेंगे, सब हमारी संस्कृति का प्रतीक भगवा झंडा लेकर के भारत माता की जय करते हुए दिखेंगे। एक और तो ये दिखेगा और दूसरी ओर बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखेगा, बहुत बड़े पैमाने पर सड़कें दिखेंगी, बहुत बड़े पैमाने पर और पोर्ट बनते हुए दिखेंगे। इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी सौर्य परियोजना, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलार, वो भारत के अंदर योजना दिख रही है। तो ये सारी योजना जो इस देश में मेहनती व्यक्ति है, जो मेहनत करता है, उसके लिए ये देश है। तो शासन का काम है ऐसे मेहनती लोगों के बीच खड़ा रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक सिर्फ यह स्लोगन बन चुका है या सच्चाई भी कुछ है इसमें? अभी प्रूव हो गया कि 4 ट्रिलियन तो हम पहुंच गए जी। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी 9 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते पर देश है। 5 ट्रिलियन तो कभी भी पहुंच जाएंगे, हो सकता है भगवान करे इसी वर्ष पहुंच जाए। अब तो लक्ष्य 9 ट्रिलियन की इकोनॉमी का है। तो आप जिस प्रकार से आप कभी गाड़ी लेकर के हाईवे पे जाइए, तो पहले जाते तो बहुत सरपट गाड़ी लेकर दौड़ते थे, कुछ दूर के बाद कोई ट्रक दिखता था जिस पे कुछ कंटेनर होता था। आज अगर आप जाकर के देखेंगे तो हजारों कंटेनर 24 घंटे इस देश में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर देश में प्रोडक्शन हो रहा है, विश्व भर में वो प्रोडक्शन जा रहा है। आपने देखा डिफेंस का एक्सपोर्ट पिछली बार 53,000 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट था जी। तो मेरा ऐसा मानना है आने वाले दिन जिस प्रकार से सरकार तेजी से काम कर रही है, तो 5 ट्रिलियन तो कल की बात हो जाएगी, ये तो 9 और 10 ट्रिलियन की बात अभी शुरू होने वाली है। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट स्टार्टअप्स, ये सारे सिर्फ कहने की बातें हैं, इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं? मतलब कहने की बात ये है सर कि जो स्टार्टअप्स है वो रोके जा रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ रही है, ये कांग्रेस की कहनी है। वो कह रहे हैं कि हर एक गली में 10 से 12 लोग बिना काम के हैं। तो क्या कहना है आपको? नहीं, बेरोजगारी इतना क्यों भर रही है या फिर है भी या नहीं? हाँ, ये क्या है, जो कांग्रेस का थिंक टैंक है ना, वो पाकिस्तान में है।
इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में है। तो ये सुबह आँख खोलते हैं और सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वहाँ का जो बिलावल भुट्टो वाला जो थिंक टैंक है ना, वो इनको यहाँ भेजता है और यहाँ ये सुबह से रोना शुरू कर देते हैं। अगर बेरोजगारी होती तो अभी 10 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो कहाँ से होता? ये तो टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो कहाँ से आता? पाकिस्तान ने वो कितना 7,000 मिलियन भीख मांगी है और यहाँ पर तो एक परियोजना जो है ना, एक रोड की कीमत यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब फंडिंग आ रही है, इतने पैमाने पर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन बता देता आपका प्रोडक्शन कितना है। मैं देखता हूँ ना, ये लोग कभी दिमाग इस्तेमाल करके बातें नहीं करते। कांग्रेस में जो भी दिमाग इस्तेमाल करके बात शुरू कर देगा उसको निकाल देंगे। तो आप दिमाग का इस्तेमाल मत करो। जिसके घर में 10-20 बच्चे पैदा किए हैं, अब वो 20 बच्चे को कौन नौकरी देगा? पहले तो 2 बच्चे वाले ही लेके जाएगा। तो इनका जो वोट बैंक है वो ही उनको ये सब बातें बताता है, तो वो उसी की सुनते हैं, आपकी क्यों सुनेंगे? हम यहाँ पर तो उल्टा, अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से मेरी बात चल रही थी, उनको 1.5 लाख ड्राइवर्स की जरूरत है और ड्राइवर पूरे नहीं है। आज मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट योजना से इतने सारों को, मतलब जितने लोग हैं उससे डबल नौकरी है, लेकिन इनका काम है कि सामने, और देखो एक जैसी बातें करेंगे ये, बेरोजगारी 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 बेरोजगारी, क्योंकि इनके पास कोई धंधा बचा नहीं है। 14 के बाद तो मोदी जी की सरकार आ गई तो ये बेरोजगार हो गए। तो इनके नेताओं को कोई काम धंधा नहीं है, तो नीचे अपने समर्थकों को बोलते भाई मैं भी बेरोजगार बैठा हूं, तू भी वैसे ही बैठा है। तो बेरोजगारी सिर्फ कांग्रेसियों के बुद्धि के अंदर है, दिमाग के अंदर है। पहले वो अपना दिमाग फिर से फिट करे, फिर से आस पड़ोस में आंख खोल के देखे और उसके बाद बात करें। जी, एक आखिरी सवाल ये लोकल है, जो आजकल जो ऑटो ड्राइवर्स हैं इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही। कल ही हम एक इवेंट में गए थे तो उन्होंने कहा आपसे सवाल पूछने के लिए, जो ऑटो ड्राइवर्स है अगर किसी क्लाइंट को भी उतार रहे हैं अपने, तो उसमें फ़ोटो खींची जा रही है। तो उसके बारे में आपको कुछ कहना है या फिर कोई आप मोर्चा निकालने वाले हैं इसके बारे में? नहीं, ये जो निचले लेवल के ऊपर ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर फाइन मारना और बेमतलब में ही फाइन मारना, उसके विरुद्ध में तो मैं भी हूँ और मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह से और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें मिक्स चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ लोगों का मन ही नहीं करता हेलमेट डाल के निकलने का, फिर वो हेलमेट नहीं पहन के निकलते और उसको किसी ने पकड़ लिया तो उसको बड़ा दुख होता है कि अभी एमएलए को फ़ोन करूं, कि मैं नगर सेवक को फ़ोन करूं। तो मुझे लगता है कि जो जनता है वो भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करे और पुलिस प्रशासन बगैर ज़ाब्ते किए हुए लोगों से ट्रैफिक के नियम का पालन करवाए। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो डेफिनेटली उसको पर एक्शन लिया जाएगा। तो योगेश जी, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर हम हमारे यूथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक मैसेज देते हैं, जो हमारे गेस्ट देते हैं खुद। तो अब सारे कैमरा आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको हमारे यूथ को बताना है कुछ। तो आपको क्या कहना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, और एजुकेशन के साथ उन्हें और क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो बहुत साल, एक मिनट कर लो सही मैडम, चलिए बोलिए। मैंने बहुत सालों यूथ के बीच काम किया है, युवा मोर्चा। मैं आज भी अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं युवा मोर्चा का एक पार्ट हूँ। तो यूथ को मेरा एक ही बात कहना है कि अपनी ज़िंदगी को जोश से जिए, अपनी ज़िंदगी को होश से जिए, जबरदस्त एक्सरसाइज करें, फिट रहे। यूथ फिट होगा तो किसी भी मुसीबत को झेल लेगा। अगर यूथ अनफिट है और वो नशे की तरफ है, तो जिम जाने रहा है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा है और वो रोज जाके पब में बैठ रहा है, वहां जाके दारू पी रहा है, तो वो तो अपने जीवन में हमेशा फेल होगा। जो सुबह जल्दी उठेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा वार्म अप्स करेगा, तो मेंटली फिट होगा तो अपने जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको जोश से पूरा होगा। चैलेंजेस जीवन में आने ही वाले हैं,
प्रभु श्री राम के जीवन में चैलेंजेस आए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंजेस आए, भगवान शिव के जीवन में चैलेंजेस आए, महाराणा प्रताप के जीवन में चैलेंजेस आए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में चैलेंजेस आए। आप पैदा हुए हो तो आप खुशियों के साथ साथ चैलेंजेस भी पैदा लेके ही पैदा हुए। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है और जो चैलेंज को टक्कर नहीं देता है उससे जीतता नहीं है। मुझे मोदी जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सभा में मैंने मोदी जी को सुना, उस वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं चुनौतियों को चुनौती देना चाहता हूं। तो मैं यूथ से एक ही बात कहता हूं कि आप चुनौतियों को चुनौती दो, आप विजयी हो। सबसे पहले शारीरिक रूप से मजबूत बनो, मानसिक रूप से मजबूत बनो, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ मत बनो, अपने माँ बाप की ताकत बनो, अपने परिवार की ताकत बनो, अपने जहाँ रहते हो वहाँ की शक्ति बनो, उधर की ताकत बनो, अपने देश की ताकत बनो। एक और 20 साल में मिलिट्री ज्वाइन करने वाले यंगस्टर हैं जो 18 घंटे पता नहीं कौन से टेरेन में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं तपती धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं जंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं। किन किन परिस्थितियों में वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के और इस देश के लिए लड़ रहे हैं। तो यूथ का कोई हक नहीं है कि वो सुबह 12 बजे तक सोए और जीवन को आनंद में गुजारे। हमको भी एक सैनिक की तरह अपने आप को तैयार करना है। अगर हम फ्रंट पे मिलिट्री में नहीं जा पाए, किसी रीजन से मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो लोकल एनएसएस के अंदर, एनसीसी में, ऐसी सब चीज़ों में आप ज्वाइन हो और वहाँ रह करके कम से कम 3 साल अपने आप को एज अ सैनिक प्रिपेयर करो, तैयार करो। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ करके मेहनत करना और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करना, अपने परिवार के बेहतरी के लिए मेहनत करना। तो मेरा ऐसे कहना है कि बी फिट और अपने समाज को भी फिट रखो। और चैलेंजेस को, अगर चैलेंजेस आपके पास नहीं आ रहा तो आप चैलेंजेस के पास जाओ और शक्ति से उस चैलेंजेस को आप दूर करो। मैं बहुत बहुत इस मुंबई के, इस देश के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त आपका है और जितना फिट रहेंगे उतना अपने जीवन को खुशी से और आप बिता सकेंगे। जी, धन्यवाद जी। योगेश जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप हमारे पहले गेस्ट बने हमारी पॉडकास्ट के। और ये जो अनुभव सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारा ये है कि हम पहले गेस्ट से ये पूछेंगे कि उन्होंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसे पॉलिटिशियन है जो उनके साथ हैं और उनका वो हमें बताना चाहिए कि उनका हम पॉडकास्ट करें। तो सेकंड पॉडकास्ट आप बताइए हमें, जिनको आपको लगता है कि उन्होंने सच में देश के लिए, हमारे लिए काम किया है, जो आपके जान पहचान में हो। तो मुझे लगता है कि हमको अटल जी के बारे में बात करनी चाहिए। जी। पहले देश के वो नॉन कांग्रेस और प्रधानमंत्री थे और उनकी विचारधारा किस तरह से उन्होंने अपने बचपन से लेकर के और आखिरी तक और इस देश में एक नई विचारधारा कांग्रेस को हटाते हुए आगे तक लाए। तो उनके जीवन की चुनौतियाँ, उनके जीवन के ऊपर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलना चाहूँगा। चलेगा जी सर। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।